एक गाड़ी पार्टी हॉल के बाहर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बहुत ही शॉर्ट फ्रॉक पहन कर के गेट से अंदर दाखिल हो गई। उसके जाते ही उस कार में बैठा हुआ लड़का ने जैसे ही गाड़ी बैक किया, तभी उसकी नज़र सीट पर पड़े। सारिका के बैग पर नजर गया। वह झट से बैग उठाया और गाड़ी साइड में लगाया। बैग लेकर के बाहर आया। लंबे चौड़े कसरती बॉडी का मालिक अद्विक कपूर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर में पहने अपने शानदार पर्सनालिटी के साथ वह उस महफिल में दाखिल हुआ। उसको देखकर तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते थे। फिर लड़कियां क्या चीज थी। वह इतना हैंडसम था ही कि मर्द भी उसे देखे बिना नहीं रह पाते थे। सभी की नज़र उस पर ठहर सी गई थी, लेकिन वह हर किसी से बेपरवाह नज़र बस सारिका को ढूंढ रहा था। जब उसकी नज़रें एक जगह पर जाकर के जम गई, वह देखा सारिका अपने दोस्तों के साथ में खड़ी थी। वहाँ कुछ लड़के भी थे, जिसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ वहाँ खड़ी सारिका के खूबसूरत वजूद को निहार रहे थे। यह मंजर देख करके अद्विक के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए थे। वह पूरी तरह से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लिया। खास करके वह जब सारिका की तरफ नज़र डाला तो शॉर्ट ड्रेस और खुले बाल देखकर उसका पूरा खून खौल उठा था। वह एक पल में ही उसके पास पहुंचा तो वही सारिका अद्विक को देखकर अचानक से हैरान हो गई और बोली, अरे अद्विक जी, आप मेरे पीछे ही आकर के मुझे सरप्राइज कर दिया। आप तो जाने वाले थे ना? और वह कंगना के साथ आपको कहीं जाना था ना? कंगना का नाम सुनकर और उसको जाने के लिए बोल रही थी। सारिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वह उसका हाथ पकड़ते हुए साइड में लेकर गया और बोला, यह क्या तरीका है? मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, तुमसे मतलब? और तुम इस तरह से क्यों आई हो? यह सुनकर सारिका खुद पर नज़र डालने लगी और बोली, क्या मैं कैसे आई हूँ? ठीक तो लग रही हूँ मैं। फिर क्या दिक्कत है आपको? वही सारिका की जो दोस्त थी वह अद्विक को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि अद्विक इतना हैंडसम था ही, मगर अद्विक उन लोगों पर नज़र तक नहीं डालता। और तभी उसके पास मोहिनी आई। कहने लगी, अद्विक भाई आप यहाँ? मोहिनी अद्विक की कजन सिस्टर लगती थी। वह जितना खुश मिजाज था उतना ही गुस्से का तेज था। वह अच्छे से जानती थी मोहिनी के दूर के रिश्ते में उसके किसी की शादी हो रही थी, वह भी मोहिनी के घर पर ही। उसके घर के दूसरे फ्लोर पर मैरिज हॉल था। वहीं वो बोला, शादी मुबारक हो तुम्हें। यह कहने के साथ उसने सारिका का बैग उसकी ओर बढ़ाया और बोला, मैं यह बैग देने आया था सारिका को, जो यह गाड़ी में भूल गई थी। वह ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखा सकता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसने एक तेज नज़र उसके सामने खड़े लड़के पर जरूर डाला था। उसकी नज़रों की आग से वह लड़का संभल गया था। वह समझ गया था कि अद्विक क्या चीज़ है और उसकी नज़रों को अच्छे से पहचान चुका था, जो वह कब से सारिका पर घूरे जा रहा था। वही सारिका बैग पकड़ते हुए बोली, थैंक यू अद्विक जी, अब आप यहाँ से जाइए। और अनायास ही अपने बाल समेटने लगी। उसे मालूम था कि अद्विक को उसके खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तभी मोहिनी बोली, अच्छा अब आप आ ही गए हैं तो प्लीज़ आप पापा से मिल लीजिए, मैं अभी पापा को बुलाती हूँ, रुकिए यहीं पर। वह जल्दबाजी में कहते हुए वहाँ से निकली तो अद्विक सारिका को दोबारा से साइड में लेकर गया और बोला, इतना तैयार होकर आने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? और इतनी शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी हो? कोई फुल ड्रेस नहीं थी तुम्हारे पास? वह धीमी आवाज़ में उसे दांत खींचते हुए बोला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ सारिका ही उसके गुस्से को समझ पा रही थी। वह बोली, मैं कहाँ इतना तैयार हुई हूँ, बस काजल और थोड़ा सा टचअप ही तो किया है, कोई भी ज़्यादा मेकअप नहीं की है। और यहाँ शादी है तो फिर क्यों, मैं इतना तो तैयार हो ही सकती हूँ। यहाँ तो बाकी और भी लड़कियाँ हैं जो मुझसे भी ज़्यादा मेकअप और बहुत कुछ करके आई हैं और सारे शॉर्ट ड्रेस ही पहने हुए हैं। मेरे ड्रेस भी तो इन लोगों से बहुत ही अच्छा है। हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं और नज़र दौड़ाकर देख लीजिए खुद ही। यह सुनना था कि अद्विक और ज़्यादा गुस्से में हुआ और बोला, तुम बड़ी कब होगी सारिका? उसके मासूम से रिएक्शन को देख करके वह एक गहरी सांस लिया, जबकि सारिका रोने सा मुंह बना करके अपने नाखून को चबाने लगी।
यह देख करके अद्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो वह एकदम से जलकर बोला, कभी नहीं, ऐसे ही बच्ची बनी रहो। उसके नाराजगी भरे अंदाज पर इस बार वह खिलखिलाकर हंस दी और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, रोना मत, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम शादी में आई हो, घर पर नहीं हो। और बोला, बाल तो बांध लो, पूरी भूतनी लग रही हो। उसके शरारती अंदाज पर कहने से वह गुस्से से सारिका लाल हो गई थी और रबर बैंड निकाल करके बालों का जूड़ा बना ली और बोली, अब खुश हैं? उसके सामने से बाल बांधने के बाद पूछने से अद्विक ने प्यार से उसके सर पर एक उंगली से मारा और बोला, प्यारी लग रही हो। मुस्कुराहट दबाकर तारीफें की, जिस पर वह पल भर में खुश हो गई थी। वह कहाँ यह तारीफ करता था, वह तो एकदम से खड़ूस था, खड़ूस नक चढ़ा। मगर उसके इतना से तारीफ के बाद सारिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसको इतना खुश देख करके वह भी मुस्कुरा उठा और वह सोचने लगा, क्या मेरी बातें इसको सच में काफ़ी अहमियत दे रही है। वह भी अपने सोच में ही था कि मोहिनी अपने पापा के साथ में वहाँ आई। वह वैसे भी सारिका को यहाँ अकेले छोड़कर जाने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसके आसपास लड़के दोस्त भी थे, जिस वजह से उसके अंदर पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सा फील हो रहा था। मोहिनी के पापा के जिद करने पर वह आराम से उनकी बातों को मान गया और वहीं पार्टी में रुक गया, जबकि दूसरी तरफ कंगना उसका इंतजार करते हुए पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठी थी और उसे नहीं रहा गया तो वह उसको कॉल भी की, मगर उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वह गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं अगली सुबह उसकी मुलाकात कंगना से नहीं हो पाई, लेकिन जब अद्विक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसे कंगना की याद आई और वह फ़ोन किया, मगर कंगना ने उसका फ़ोन नहीं उठाई और वह सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। कंगना सीधे सारिका के कमरे में गई और जब वह देखी तो वहाँ सारिका भी नहीं थी, तो वह उसके सारे सामानों को उलट-पुलट दी, क्योंकि कंगना अद्विक से प्यार करती थी और वह यह चाहती थी कि अद्विक उसका हो जाए। मगर यहाँ बीच में सारिका थी और अद्विक कंगना से ज़्यादा सारिका को अहमियत देता था और यह कंगना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और गुस्से में तिलमिलाते हुए कंगना सीधे अद्विक के ऑफिस पहुंच गई। बाहर रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने से रोक रही थी, मगर वह तो ज़्यादा गुस्से में थी। रिसेप्शनिस्ट के मना करने के बावजूद भी वह अद्विक के कैबिन में चली गई। अद्विक अपने काम में मशगूल था। वह कंगना को देखकर हैरान हुआ। पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट आ रही थी और बोले जा रही थी, मैडम आप प्लीज़ बाहर चलिए, सर गुस्सा करेंगे। तभी अद्विक अपने चेयर से खड़ा हुआ और बोला, मिस रीता आप रहने दीजिए, मैं इन्हें जानता हूँ, आप जाइए। वही यह बात सुनकर के रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली गई। कंगना सीधे अद्विक के पास आई और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई, शादी मुझसे करने वाले हैं और उस लड़की को अहमियत देते फिरते हैं। अद्विक कंगना के पास आया और बोला, प्लीज़ कंगना नाराज़ मत हो, वह अकेली थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको साथ लेकर आ जाऊं, और ऐसा कोई बात नहीं है। चलो आज हम साथ लंच करते हैं और तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। यह सुनकर के कंगना के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह यही तो चाहती थी कि अद्विक उसे इम्पोर्टेंट दे, ना कि उस नासमझ लड़की को। वही सारिका अपने कॉलेज में गई हुई थी कि कॉलेज में उसका एक दोस्त रोहित उसको प्रपोज कर दिया। सारिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अभी अद्विक कंगना के साथ गाड़ी में बैठा ही था कि सारिका का फ़ोन आया। अद्विक कंगना के सामने ही सारिका का फ़ोन रिसीव किया और बोला, क्या बात है सारिका। तभी सारिका रोते हुए बोली, अद्विक जी मेरे साथ एक लड़का बदतमीजी किया, वह मुझे सबके सामने प्रपोज कर डाला और मैं जब उसे मना कर दी तो वह मुझसे ज़बरदस्ती बदतमीजी किया। यह सुनना था कि अद्विक के तो होश ही उड़ गए। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसकी आंखें पूरे लाल हो चुकी थी और वह गाड़ी सीधे सारिका के कॉलेज लेकर गया। यह देखकर के कंगना पूरी तरह से गुस्से में हो गई। वह बोली, हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं, उसका मैटर है, वह खुद सुलझा लेगी। और क्या हुआ, उसका कोई दोस्त उसे प्रपोज कर दिया तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, इसमें आपको इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। अद्विक बोला, कंगना तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम भी एक लड़की हो,
वह परेशान है और कोई ऐरा गैरा लड़का उसको ऐसे प्रपोज करेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा तो वह कैसे बर्दाश्त करे कि मैं अच्छे से जानता हूँ उसको, वह बिल्कुल छोई मोई है। अद्विक यह कहते हुए अपनी कार की स्पीड और तेज कर दिया। कंगना का पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो चुकी थी। अद्विक तुरंत ही कॉलेज पहुंच गया। वह कार रोका और जल्दी से कार से बाहर निकला और तुरंत कॉलेज के अंदर एंटर किया। कंगना कार में ही बैठी रही। बस इस वक्त अद्विक की हड़बड़ी को देखे जा रही थी गौर से कि किस तरह से वह उस पागल लड़की के लिए अद्विक भी पागल हो रहा है। अद्विक जैसे ही कॉलेज में गया, सारिका उसे देख करके उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और वह पूरी बात बता दी। अद्विक से अब रहा नहीं गया। वह सीधे प्रिंसिपल ऑफिस गया और प्रिंसिपल से सारी बातें बता दिया। प्रिंसिपल उस लड़के को अपने ऑफिस बुलाए और उसे 2 महीने के लिए उस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अद्विक कपूर उस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कहना न मानना मौत के बराबर था। वह पूरे हक के साथ सारिका का हाथ पकड़ के कॉलेज से बाहर आया और कार में बैठाया और बोला, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और वह लड़का बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में चल कर के लंच करते हैं। वही कोई था जो जल भून रहा था। कंगना बोली, अद्विक घर चलते हैं, घर भी लंच कर सकते हैं। अद्विक बोला, नहीं, जब मैं एक बार कह दिया कि लंच करने चलते हैं और आज सिर्फ और सिर्फ सारिका के पसंद का ही लंच होगा। वह सारिका को उदास नहीं देख सकता। सारिका इस वक्त बहुत डरी सहमी थी और उदास बैठी हुई थी। उसके आंखों से आंसू आए जा रहे थे और उसके आंसू अद्विक को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी था। सारिका को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वह लड़का उसके बेहद ही करीब आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचा हुआ था और उसको किस भी करने वाला था। तभी सारिका उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दी और उसे खुद से दूर कर दी। यह सब कुछ उसके साथ आज पहली बार हुआ था। जो कोई लड़का उसे छुआ था, जिस वजह से वह काफ़ी डर गई थी, वही अद्विक भी यह सब अच्छे से समझ रहा था। सारिका तो बचपन से ही उसके घर पर ही रही, तो उसका रहन सहन, उसके जज्बात कैसे होंगे उसे अच्छे से पता था। सारिका के मम्मी पापा तो जब सारिका 8 साल की थी तभी चल बसे थे। उसके पापा बिजनेस के सिलसिले से विदेश जा रहे थे, तभी अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उसके पापा के जाने के गम में उसकी माँ भी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उनकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वह मेंटल असाइलम में थी। तब से वह अद्विक के घर में ही रहती थी। अद्विक की मम्मी लता जी की सारिका की माँ कल्याणी जी सहेली थी। लता जी और कल्याणी जी दोनों बचपन की दोस्त थी और इत्तेफाक से उनकी शादी भी एक ही शहर में हुई थी। तो वह बचपन से लेकर शादी होने के बाद भी मिलना जुलना, एक साथ रहना घूमना उनका था। और वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि बचपन में ही अपनी बेटी को वह अकेले छोड़ कर के चली जाएंगी। मगर कल्याणी जी कभी कभी लता जी से कह दिया करती थी कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी बेटी को अपनी बहू जरूर बना लेना और उसकी अच्छे से देखभाल करना। लता जी भी यह सुनकर के बहुत खुश हो जाती और कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी सास जया जी भी अपने पसंद की बहू लाने के लिए सोचेंगी। जया जी अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ अद्विक के शादी के बारे में बात की थी। वहीं कंगना आई हुई थी। उसकी पूरी फैमिली विदेश में रहती थी। जया जी कहती थी कि यह परिवार बहुत अच्छा है और बहुत रईस है, हम लोगों के बराबरी के हैं। बराबरी के उनके तो सारिका की भी घर वाले थे, मगर बचपन में ही भगवान ने उसे अनाथ बना दिया। और यह बात सिर्फ लता जी ही जानती थी कि सारिका की माँ जाते जाते उनसे अपनी बेटी को पूरी ज़िंदगी अपने घर में रहने को, बहू बनाने को बोल कर गई हैं। और यह बात लता जी किसी को भी नहीं बताई थी। वही कुछ ही देर में तीनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और अद्विक आज का पूरा लंच सारिका के पसंद का मंगवाया था। उसको बड़े ही प्यार से, बल्कि उसका हाथ पकड़ के बोला, चलो सारिका लंच करो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और वह सब कुछ भूल जाओ। यह सुनकर सारिका खुश हो गई और बोली, सच में आप ऐसे ही हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहेंगे ना। अद्विक बिना देर किए झट से हाँ में सर हिला दिया।
वहीं दूसरी तरफ कंगना थी, जो उन दोनों की बातें और हरकतें सुन और देख रही थी और उसके बर्दाश्त के बाहर था। यह सारी बातें उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अद्विक उसके सामने ही किसी और लड़की को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है और वह अद्विक का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वह अपने ऊपर सॉस गिरा देती है और छोटे बच्चे की तरह नखरे करते हुए बोली, अद्विक अब मैं क्या करूं, यह देखो ना, गिर गया। अद्विक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या कंगना, तुम छोटी बच्ची हो क्या? इस तरह से कौन खाता है? जाओ वॉशरूम में खुद को साफ करो। इतना कहकर के वह लंच करने लगा। वहीं कंगना इतना बात सुनकर के गुस्से में तिलमिला गई और एक नज़र सारिका को देखी और मुंह बनाते हुए बोली, तुम भी मेरे साथ चलो ना प्लीज। वहीं अद्विक जो ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ा। कुछ ही देर में कंगना जब आई तो वो अद्विक का हाथ पकड़ के आई ताकि उन दोनों को ऐसे देख करके सारिका जल जाए, मगर सारिका तो अपने ही धुन में खाने में लगी हुई थी और उसका पूरी तरह से पेट भर चुका था और वह अद्विक की तरफ देखने लगी और बोली, मेरा खाना हो गया, अब घर चलें। अद्विक उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और बोला, हाँ चलो चलते हैं। कंगना तो अभी कुछ भी नहीं खाई थी क्योंकि उसके पसंद का वहाँ कुछ भी नहीं था। वह अभी सोच ही रही थी कि कुछ खाए। तभी वह दोनों खड़े हो गए और दोनों वहाँ से जाने भी लगे। कंगना अभी बोलती कि तभी अद्विक बोला, कंगना चलो, क्या हुआ? वह उसकी तरफ देखी और बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ। और वह खुद में बड़बड़ाने लगी, यह लड़की सच में पागल है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उन दोनों के पीछे चल पड़ी। वह खा भी नहीं पाई थी। कंगना जल्दी से जाकर अद्विक के बगल में बैठ गई। वहीं सारिका को कोई इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सीधे कार के पीछे वाली सीट पर गई और आराम से पैर पर पैर रखकर बैठ गई। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसको ऐसे सुकून भरी राहत महसूस करते देख करके अद्विक के होठों पर भी स्माइल आ गई। और वहीं दूसरी तरफ कंगना बहुत ज़्यादा ही अंदर चल रही थी कि यह लड़की आखिर चाहती क्या है। इसके अंदर ऐसा क्या है जो अद्विक उसके तरफ खींचा जाता है। मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी अद्विक मुझे देखता तक नहीं है। कुछ ही देर में सब घर आ गए थे। रात का वक्त हो रखा था। सब लोग डिनर करने बैठे थे। जया जी कहने लगी, कंगना बेटा कैसी हो? अपने घर पर बात की हो शादी के बारे में? घर वाले आगे क्या चाहते हैं? कंगना यहाँ अद्विक को समझने मिलने आई थी कि कुछ दिन उसके साथ रहेगी तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। क्या तुम और अद्विक एक दूसरे को समझे, समय दिए? कैसा लगा हमारा अद्विक तुम्हें? कंगना को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वह बोली, दादी माँ मैं बात की अद्विक से, वह बहुत अच्छे इंसान है और हमें एक दूसरे को समझने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए, मगर एक बात पूछनी है। जया जी फौरन से बोली, क्या बात है कंगना बेटा बताओ। कंगना हिचकिचाते हुए बोली, वह सारिका यहाँ क्यों है? जया जी बोली, बेटा वह बहुत बड़ी कहानी है। उसकी फैमिली में कोई नहीं है हमारे सिवा और वह बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसके मम्मी पापा नहीं हैं तो हम ही उसके सब कुछ हैं। और उसने कुछ भी किया है क्या? हमें बताओ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। जब कंगना यह सुनी कि जया जी बोली, हमारे सिवाय उसका कोई नहीं है और वह बहुत प्यारी बच्ची है, तो वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाई और वह चुप हो गई। शायद आगे बोलती तो कुछ और गड़बड़ हो जाती। तभी लता जी और अद्विक अपने अपने चेयर पर आकर बैठ गए। अद्विक जब आया तो देखा कि सारिका वहाँ नहीं थी। वह कहने लगा, सारिका कहाँ है माँ? लता जी बोली, सारिका की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वह अपने कमरे में आराम कर रही है। यह सुनना था कि अद्विक अपने चेयर से उठा और अद्विक सीधे सारिका के कमरे में चला गया। लता जी तो सब जानती थी, बट वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वह पहले ही सारिका के कमरे में उसे बुलाने गई थी। अद्विक जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा सारिका बेड पर पेट के बल लेटे हुए सो रही है। जब उसके पास गया तो वह सिसकियाँ लिए जा रही थी और कमरे की हालत ठीक नहीं थी। चारों तरफ पूरा सामान बिखरा हुआ था। वह बोला, क्या हुआ सारिका, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। कोई कुछ कहा तुम्हें? किसी ने डांटा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? और ये कमरे की हालत क्या हुआ है?
अद्विक उसके हाथों को पकड़ा तो सारिका अपने हाथों से उसके हाथों को दूर झटक दी और बोली, आप जाइए यहाँ से प्लीज, मेरे कमरे में मत आइए। इतना कहते हुए वह अपने बेड से उठी और सीधा उसके हाथों को पकड़ के अपने कमरे से बाहर करने लगी। मगर अद्विक उसके रोती हुई शक्ल को देखा तो पूरी तरह से तिलमिला सा गया और बोला, नहीं जाना है मुझे। इतना कहते हुए उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और सोफे पर बैठ गया और उसे अपने पास बैठाया और बोला, बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो? जब तक तुम पूरी बात मुझे नहीं बता दोगी तब तक से मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। वह जानती थी अद्विक बहुत ज़्यादा ही जिद्दी है, जब तक वह पूरी बात सुन नहीं लेता तब तक से वह जाएगा नहीं। सारिका ने सारी बातें उसे बता दी। यह सुनकर के अद्विक पूरी तरह से गुस्से में हो गया और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वह इस टाइम तेज कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर आया। सारिका पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वह उसका हाथ पकड़ के कहने लगी, नहीं अद्विक जी, प्लीज आप ऐसा मत करिए, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा मेरी वजह से। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं? आंटी, दादी माँ, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अद्विक गुस्से में आंखें लाल किए हुए सारिका की तरफ देखा और बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसे डरना है। तुम बीच में नहीं पड़ोगी, समझी तुम? और यह सब बहुत ही गुस्से भरे लहजे में बोला और इतना तेज बोला कि नीचे सब लोग डिनर कर रहे थे वो लोग भी घबरा गए कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अद्विक चिल्लाते हुए बाहर आया, कंगना, कंगना। कंगना अपने चेयर से खड़ी हो गई और वह अद्विक की तरफ बड़े ही स्माइल करते हुए बढ़ गई, क्योंकि आज से पहले अद्विक कंगना को कभी भी कंगना कह करके नहीं पुकारा था और वह नहीं और वह भी इतनी तेज आवाज़ में तो कभी नहीं। वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी बस चंद सेकंड के लिए ही है। कंगना का हाथ पकड़कर कहने लगा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम सारिका के कमरे में जाकर उसका सारा सामान क्यों बिखेरा? तुम्हें इतना गुस्सा है और चिढ़ है उससे तो मेरे मुंह पर आकर क्यों नहीं बोली? तुम्हें आखिर सारिका से प्रॉब्लम किस बात की है? क्या वो मेरे घर में रह रही है, इस बात की प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या वह तुम्हारे यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्रिएट की है? तुम्हें कोई परेशानी हुई है? कंगना धीरे से ना में सर हिलाई तो अद्विक अचानक से चीखते हुए बोला, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस बात से कंगना कांप सी गई। वही जया जी कहने लगी, आखिर बेटा बात क्या है, तुम साफ साफ हमें क्यों नहीं बताते हो? अद्विक जया जी की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ, इसी से पूछिए, इसने क्या किया है? इसने सारिका के कमरे में जाकर के उसके सारे सामान को तोड़ फोड़ कर दी है। उसके अलमारी से उसके माँ और पापा के तस्वीर थी, उस तस्वीर को इसने तोड़ दिया है। और भी बहुत कुछ थे जो कि उसके माँ बाप की यादें उसमें रखे हुए थे, उन सारी चीज़ों को इसने तोड़ कर रख दिया है। लता जी कहने लगी, ऐसा भी क्या दुश्मनी है कंगना तुम्हें उससे? तुमने क्यों किया? कंगना गुस्से में फूट पड़ी और कहने लगी, मैं अद्विक से प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यह लड़की बीच में आकर के हमारे प्यार में रोड़ा बन रही है और मैं यह नहीं चाहती कि अभी वह आगे कुछ बोलती। तभी उसके बातों को बीच में रोकते हुए अद्विक बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कंगना? तुम यहाँ किस लिए आई हो? मुझे समझने के लिए या मेरी औकात दिखाने के लिए? तो सुन लो, मैं तुम जैसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी की वजह से चुप था, वरना कंगना तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। और दादी माँ, आप जानती हैं कंगना हमारे घर आई है मुझसे शादी करना क्यों चाहती है? क्योंकि यह सिर्फ मेरी दौलत, मेरी कपूर खानदान की नाम और शोहरत पाना चाहती है और कुछ बात नहीं है। कंगना की माँ भी यही चाहती है। उन सब का यही प्लान था कि यह लोग मुझसे शादी करवा दे और मेरी सारी जायदाद कंगना खुद के नाम करवा लेगी और फिर यह विदेश में सेटल हो जाएगी मेरे साथ और फिर आप लोगों को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आप यही चाहती हैं? यह सुनना था कि जया जी और लता जी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई।
वही अद्विक के पापा रमेश जी आए और कहने लगे, किस बात पर इतना शोर मचाया हुआ है, आखिर हुआ क्या है। वह इस वक्त अपने दोस्तों से मिलकर के आए थे। लता जी उनके पास गई और सारी बातें बता दी। यह सुनकर के रमेश जी भी बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, माँ क्या है ये सब, यह लोग तो एक नंबर के फ्रॉड हैं, सिर्फ लालची, मेरे दौलत पर नज़र जमाए हुए हैं, और उन्हें नन्ही सी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाना क्या सही है। सारिका हमारे घर में बचपन से रह रही है, हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, वह झूठ नहीं बोलेगी, मगर यह लड़की झूठ बोल सकती है। मैं इसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ बोल दीजिए कि यह यहाँ से चली जाए। जया जी कंगना के तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं थी कंगना, बेहतर यही होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कर सकती। यह सुनते ही कंगना चीखते हुए जया जी के कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्लीज़ दादी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब हम नहीं करना चाहते थे। लेकिन वही लता जी उसके पास आई और कहने लगी, लेकिन क्या कंगना, तुम यहाँ से चली जाओ, अब लेकिन का कोई मतलब नहीं है यहाँ। कंगना अब कर भी क्या सकती थी, उसका तो सारा खेल खत्म हो गया। वह जिस मकसद से यहाँ आई थी वह सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वह यहाँ से जाना ही उचित समझ रही थी। वह अपने कमरे में गई, सारा सामान समेट ली और इस टाइम उसे घर से निकल गई। और जाते जाते एक नज़र सारिका को बहुत ही गुस्से से देखी और बोली, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो सारिका। और यह बात अद्विक ने सुन चुका था और बोला, वह कोई बड़ी गलती नहीं कर रही है, तुमने जो गलती की उस गलती की सज़ा तुम्हें अच्छे से पता है। तुम अपने घर नहीं जाती, सीधे जेल जाती। दूसरों को बोलना बंद करो। यह सुनकर कंगना अपना फेस लाल किए हुए गुस्से से वहां से चली गई। जया जी सारिका को अपने पास बुलाई और बोली, सारिका मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बेटे अद्विक को पसंद करती हो? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? अद्विक और शादी, यह दोनों बातें सुनकर सारिका एकदम से हैरान हो गई। ऐसा कभी नहीं सोची थी कि वह कभी अद्विक के साथ शादी करेगी। यह सुनते ही अपनी नज़रें उठाकर जया जी को देखने लगी। जया जी अच्छे से उसकी नज़रों को भांप ली और बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी का है, मैं इंतज़ार करूँगी। तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे, और मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूँगी। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो। और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर के अपने कमरे में चली गई। लता जी उसके पास गई और कहने लगी, जाओ बेटा अपने कमरे में आराम करो, और मैं सर्वेंट से बोल करके तुम्हारा कमरा साफ़ करवा देती हूँ। कोई भी ज़रूरी सामान हो मैं उसे ठीक भी करवा दूँगी। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जो तुम्हारी दादी माँ ने कहा उस बात पर ज़रूर सोचना। वही कोई था जो दिल ही दिल में यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि अद्विक इस बात से खुश हो रहा था। लता जी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को वादा जो की थी, और शायद आज वो वादा पूरा भी होने जा रहा था। मगर एक बात था, सिर्फ और सिर्फ सारिका का हाँ का इंतजार था। लता जी अपने बेटे अद्विक के बातों को अच्छे से समझ रही थी। उसकी आंखों से देखने से पता चल रहा था कि वह सारिका के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, और जिस तरह से वह आकर के सारिका का साथ दिया, उससे घर वालों को अच्छे से पता चल गया कि अद्विक सारिका को प्यार करता है। सब लोग सो गए। सबके सोने के बाद में अद्विक चुपके से सारिका के कमरे में गया। सारिका इस वक्त अपनी स्टडी कर रही थी। वह उसके पास गया और कहने लगा, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? वह जब अद्विक को देखी तो वह परेशान सी हो गई। वह उसके पास गया और कहने लगा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पहले तो तुम परेशान नहीं होती थी मेरे पास आने से, अब क्यों? अभी वह कुछ बोलती कि अद्विक ने उसके होठों पर उंगली रख दिया और बोला, क्या ख्याल है?
तुम्हें मुझसे शादी करने का। यह सुनकर के सारिका बोली, शादी? मैं आपसे? यह कैसे हो सकता है? मैं इस बारे में कभी सोची भी नहीं हूँ। अद्विक बोला, तो फिर सोच लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहना था कि सारिका का दिल धक से हो गया। आखिर शादी क्यों नहीं करोगी? किसी और को पसंद करती हो? उसका दिल डूब कर रह गया था। खुद अपने ही सवाल करने पर सारिका बोली, ऐसा नहीं है अद्विक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उसकी इस बात पर अद्विक भी डूबती हुई सांस वापस लौट आई थी। अगर किसी को पसंद नहीं करती हो तो मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? तभी वह बोली, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। अभी वह पूरी बात बोलती कि अद्विक ने इस बार गुस्से से उसके होठों पर अपने हाथ रखकर पूरी तरह से जम चुका था और बोला, कितनी बार कहूँ कि मैं सिर्फ एक दोस्त था और आज मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ यार। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। यह बात तुम्हें समझ नहीं आती। तुम मेरे लिए गैर हो। तुम अलग फैमिली से हो, मैं अलग फैमिली से हूँ। एक ही रिश्ता अब बन सकता है और वह तुम अच्छे से जानती हो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वह चिढ़ गई। सारी उम्र तो सब ने यही समझाया कि आप मेरे बड़े। अभी फिर से वह बोलती कि तभी अद्विक उसके मुंह पर उंगली रख दिया और बोला, चुप, हम शादी कर रहे हैं। सारिका बोली, अब बस, आपने तो मुझे कंफ्यूज कर डाला। अब हटिए सामने से, मुझे सोना है। और वह रूखेपन से बोली और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए वहां से चली गई और वह भी उसका प्यार से रास्ता देते हुए मुस्कुरा उठा। अद्विक धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। वह जहाँ जाती उसके साथ जाता और उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश भी आता था, जैसे कि कोई अपना घर वाला माँ या पापा हो। जिस तरह बच्चों को प्यार से रखते हैं, उसी तरह से अद्विक भी उसका हर पल ख्याल रखने लगा था। जब भी वह कॉलेज जाती तो उसके पीछे एकदम से साये की तरह रहता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसको कोई लड़का छुए या फिर उस पर नज़र जमाए। वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करने लगा था। वह कॉलेज गई थी, मगर हर बार अद्विक ही उसको लेने जाता और छोड़ आता। मगर आज उसकी कंटिन्यू मीटिंग थी, जिस वजह से वह अपने ड्राइवर को भेज दिया था। सारिका घर पर जाकर लंच करके वह घोड़े बेचकर सो गई थी। फिर शाम हुई तो लता जी उसे कई बार उठाने भी आई थी, तो वह उठ गई थी। वह बोली, बेटा नीचे चलो, कुछ मेहमान आए हैं। आधे घंटे में सारिका रेडी होकर नीचे आई, लेकिन वह सोच में पड़ गई, मेहमान क्यों आए हैं? फिर आंटी मुझे क्यों लेकर जा रही हैं? उनके मेहमान से मुझे क्या लेना देना? वह चुपचाप से नीचे तो आ गई, देखी तो वह कोई और नहीं बल्कि रोहित अपने माँ पापा के साथ में था। रोहित उनके साथ भी आया था। वह रमेश जी के सामने बैठ करके कहने लगे, मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है और हम उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यह सुनकर के लता जी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रमेश जी बोले, जी ऐसे कैसे हो सकता है? हम अपनी बेटी की बिना राय जाने ही आपके बेटे के कहने से हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। अभी यह इतना ही बातें हो ही रही थी कि अद्विक घर में एंटर किया और वह देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं, तो वह हॉल में आया और जब रोहित को देखा तो उसके गुस्से का इंतहा न रहा और वह चीखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वह गुस्से भरी नजरों से सारिका को देखा और बोला, तुम यहाँ पर बैठी हुई क्या कर रही हो? और यह लड़का वही है ना जो तुम्हारे साथ कॉलेज में बदतमीजी किया था और हमारे कंप्लेन की वजह से 2 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया था, और तुम इस लड़के के सामने बैठी हो और आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रमेश जी बोले, बेटा यह लोग आए हैं शादी के लिए और वह भी सारिका से। हमें तो यह सब कुछ पता ही नहीं है। यह सुनकर के अद्विक सारिका का हाथ पकड़ के बोला, तुम तो जानती हो ना इन सारी बातों को, फिर तुमने क्यों नहीं बोला? सारिका बड़ी ही मासूमियत के साथ में बोली, मुझे नहीं पता कि आप सब लोग रोहित को नहीं जानते। मुझे लगा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि आंटी मेरे कमरे में आई और बोली, मेहमान आए हुए हैं, आप लोगों के ही मेहमान होंगे, इस वजह से मैं चुप रही। वही अद्विक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तो फिर क्या यह शादी तुम करना चाहती हो इस इंसान से? वह चिल्लाते हुए बोला। तभी सारिका बोली, नहीं, मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ आपसे शादी करना चाहती। और जाने अनजाने में ही वह अपने दिल की बातें बता चुकी थी।
यह सुनकर अद्विक अपने होश में आया और वह खुशी के मारे सारिका को अपने गोद में उठा लिया और उसे पूरे हॉल में सबके सामने ही उसे घुमाने लगा। सारिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अद्विक ऐसा कर सकता है। वह बोली, मुझे नीचे उतारिए, यह क्या कर रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सारिका और अद्विक की शादी भी हो गई। सारिका अपने कमरे में अपनी माँ और पापा के तस्वीर के सामने जाकर के वह आंखें बंद करके बोली, माँ पापा आप दोनों होते तो मुझे कितना अच्छा लगता। आप लोग नहीं हैं, मैं बहुत अकेली हूँ। तभी अद्विक पीछे से आया और उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नहीं तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन बोला कि तुम अकेली हो? हाँ। उसके बाद उसने सारिका को गोद में उठाया और ड्रेसिंग के सामने लेकर गया और बोला, चलो अब फटाफट से अपनी ड्रेस चेंज कर लो, इतनी भारी है, तुम्हें कैसे पहन रखी हो। और वह उसके दुपट्टे के पिन्स निकालने लगा जबकि वह अपनी चूड़ियाँ एक एक करके उतारे जा रही थी। तब तक उसने सारिका के दुपट्टे को भी फ्री कर चुका था और अपनी चूड़ियाँ भी वह उतार चुकी थी। उसके बाद उसने सारिका के गले से नेकलेस निकाला तो उसकी उंगलियाँ उसके गर्दन पर टच हो रही थी। वह बुरी तरह से उछल पड़ी और वह बोला, क्या हुआ। वह पल भर में अनजान बना जबकि वह नाम में सर हिलाते हुए वॉशरूम में भाग गई। उसके जाने के बाद में अद्विक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह सब समझ रहा था कि वह क्यों भाग गई और बोला, मेरे प्यार की असर हो रहा है तुम पर, है ना, प्यार करने लगी हो, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। वही सारिका कुछ ही देर में वॉशरूम से बाहर आई। अद्विक चेंजिंग रूम में चला गया था चेंज करने। उसके आते से ही सारिका बेड पर लेट चुकी थी। यह देखकर अद्विक के होठों पर स्माइल आ गई और वह भी बेड पर गया और बोला, सारिका सो गई। सारिका कुछ भी नहीं बोली। वह उसके ब्लैंकेट को हटाया तो सारिका बहुत ही मासूमियत के साथ प्यारी सी बच्ची बनी हुई थी जो कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। उसे देखकर अद्विक बोला, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ जान। और इतना कहकर वह उसको अपनी बाहों में भर लिया और देखते ही देखते दोनों सो गए। अगली सुबह सारिका का आँख खुला तो वह अपने ऊपर भारी महसूस की। वह उठने की कोशिश की मगर उसे उठा नहीं जा रहा था। तभी अद्विक बोला, क्या हुआ बीबी, सो जाओ, अभी काफ़ी टाइम है। तभी सारिका बोली, मुझे कॉलेज जाना है, लेट होगा। अद्विक बोला, मैं 2 दिन की छुट्टी पर हूँ और तुम भी छुट्टी लो और घर पर रहो, हमारी शादी हुई है, कहाँ जाओगी। इतना कहते हुए वह उसके ऊपर आ गया। सारिका की तो शादी कर चुकी थी और वह खुद को दूर करने के लिए अपना हाथ उसके भारी भरकम चौड़े चेस्ट पर रख दी और उसे अपने हाथों से हटाने लगी। यह महसूस कर वह स्माइल करने लगा और बोला, क्या बात है बीवी, मुझसे ज़्यादा तो जल्दी तुम्हें है। सारिका को महसूस हुआ तो वह फौरन से अपना हाथ हटा ली और उसके भी चेहरे पर स्माइल आ गई। यह देख कर के अद्विक अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिया और उसे किस करने लगा। पर कुछ ही देर में वह दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो से गए। अब सच में सारिका को भी अद्विक से प्यार हो गया था। अद्विक और सारिका अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।